सो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। नाम से ही पता है कि कोई ऐसा रेडिएशन जिसका नेचर डुअल है ना, वो दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो ऐसे जो भी कोई चीज़ जो डुअल नेचर को शो करे, दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ को शो करे, उसे डुअल नेचर कहलाएगा। उसको समझने के पहले सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स जानने ज़रूरी है। उस पॉइंट्स में आता है वर्क फंक्शन, है ना। वर्क फंक्शन समझने के पहले हमें जानना पड़ेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखो, जो भी हमारे पास मटेरियल है वो मटेरियल एक तो एलिमेंट के फॉर्म में है, एलिमेंट के फॉर्म में, और फिर एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्म में भी आता है। अच्छा, जो भी मटेरियल एलिमेंट फॉर्म में है ज़रूरी नहीं कि वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ऑक्सीजन एलिमेंट है लेकिन वो सिर्फ O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो O2 के फॉर्म में होता है, एटम के फॉर्म में नहीं बल्कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, और उससे मिलकर के कंपाउंड बनता है H2O। तो जितने भी मटेरियल हैं उनका अगर हम एटॉमिक मॉडल देखें तो उस एटॉमिक मॉडल में हमें एक चीज़ और मिलती है कि बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में रोटेट कर रहे हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स में कैटेगरी है। उन इलेक्ट्रॉन्स में कैटेगरी ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही हार्डली बाउंडेड है विथ न्यूक्लियस कि उनको निकाला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे आजकल की पार्टियों में कुछ नेता होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद उनको तोड़ना आसान है, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में। वो हमेशा से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्हें कुछ अमाउंट में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पोस्ट चाहिए, पावर चाहिए। ये अगर आपने उन्हें दे दिया तो उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो आपकी पार्टी में चले आएंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन उनकी अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, उनका अपना एक मिनिमम अमाउंट है। किसका, पैसे का नहीं बल्कि एनर्जी का। आप उन्हें प्रोवाइड करिए, बाहर निकाल लीजिए। वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, या कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से भी वहाँ पर कंडक्शन जैसा एक प्रॉपर्टीज़ हमें शो होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, इन फ्री इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसे ही कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अब एक मेटल के एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में एक से ज़्यादा भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जाहिर सी बात है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या वर्क फंक्शन सबके लिए बराबर होता है, नहीं। अगर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो जैसे 10 नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लेके जाना है, तो हो सकता है एक नेता जो है 1 लाख रुपए में टूट जाए, दूसरा 1.5 लाख में टूटे, तीसरा 4 लाख रुपए मांगे। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, यानी जो सबसे सस्ता नेता होगा उसकी जो एनर्जी चाहिए, उसको पैसा चाहिए, वही उस पार्टी का वर्क फंक्शन होगा, उस नेता का नहीं बल्कि उस पार्टी का। यानी कि अगर एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, एक को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक को चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अलग अलग वर्क फंक्शन हो गए। लेकिन ये वर्क फंक्शन नहीं, ये अलग अलग एनर्जी हुए। वर्क फंक्शन क्या होगा, वो मिनिमम वाले का। और वर्क फंक्शन किसी इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, वर्क फंक्शन उस मेटल का होता है। किसका, मेटल का होता है। यानी उस मेटल में जो सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉन है, सबसे कम एनर्जी लेके बाहर भाग जा रहा है, वही उसका क्या होगा, वर्क फंक्शन। नेक्स्ट, अब आता है हमारे पास दूसरा टॉपिक, हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एमिशन। ये जो इलेक्ट्रॉन को हम एमिट कर रहे हैं वो उसके कितने तरीके हैं, कितने मेथड हैं, यानी उस नेता को खरीदने के कितने मेथड हैं। एक तो उसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दो, पैसा पहुंच गया, भागेगा। दूसरा क्या कर दो, कैश दे दो, ये भी हो सकता है। तीसरा, उसके नाम जो है प्लॉट लिख दो, ज़मीन लिख दो, तब आ जाएगा। चौथा, उसके नाम ना लिखो, उसकी बीवी के नाम लिख दो तो आ जाएगा। तो कई तरीके हुए उसे एनर्जी देने के, यानी पैसा देने के। वैसे इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी देने के कई मेथड्स हैं। क्या हैं, कई मेथड्स हैं। पहला मेथड से थर्मो आयनिक एमिशन। ये एक तरीका का होता है कि जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी देते हैं, यानी उसे हीट करके उसे थर्मल एनर्जी दे देंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी वर्क फंक्शन मिल जाएगा और वो बाहर भाग जाएगा, एमिट हो जाएगा।
दूसरा मेथड है फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। इसमें क्या करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगता है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट लगता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, वो बाहर आ सकता है। तो ये दूसरा मेथड है। ये मेथड ज़्यादा डेंजरस है। मैंने आपको बताया था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो जनरेट हो सकती है ना, शॉक लग सकता है, तो ये डेंजरस होता है। तीसरा मेथड जो कि हमें डिटेल में पढ़ना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वो होता है कि हम क्या करेंगे, उसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि अल्ट्रावायलेट वेव यानी कि लाइट, ये हम उस मेटल सरफेस को देंगे। मेटल सरफेस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएंगी, उसको एनर्जी दे देंगी, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये तरीका कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब ये जो बात कही जा रही है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो एनर्जी देने वाला लाइट है यानी अल्ट्रावायलेट लाइट है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो वेव किस फॉर्म में आ रही है, यहीं से जो है कुछ बातें नई निकल करके आई, यहीं से बातें निकल आई। तो वहाँ पर एक जो है कैटेगराइज किया गया, चीज़ों को एनालिसिस किया गया। क्या किया गया, द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहा गया कि मान लीजिए ये कोई मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, तो ये जो वेव आ रही है ये कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है। क्या है, डिस्क्रीट है, यानी इसके पास जो एनर्जी है वो पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। केमिस्ट्री क्लास है, देखिए इधर देखिए सर होंगे, उसके पास क्या हो रहा है, एनर्जी कैसी है, पैकेट्स के फॉर्म में, डिस्क्रीट है, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, ठीक है। और वो जो पैकेट्स हैं उनके पास जो एनर्जी है वो अमाउंट क्या कहलाता है, एच न्यू। एक पैकेट के पास जो एनर्जी है वो अमाउंट क्या कहलाता है, एच न्यू। और वो जो पैकेट है उसे कहते हैं क्वांटा। यहीं से स्टार्ट हुआ क्वांटम मैकेनिक्स। क्या स्टार्ट हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स। अब एक बात और, जब ये बात हो गई तो भाई अगर कोई चीज़ पैकेट के फॉर्म में आ रही है, डिस्क्रीट के फॉर्म में आ रही है, तो वो वेव तो हुई नहीं। वेव क्या होती है, वो तो कॉन्टिन्यूअस होती है, लगातार होती है, और ये लगातार है नहीं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें निकल करके आई। जैसे मैंने कल एग्जांपल भी आपको दिया था कि हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं जब चाँद पर गया तो मैंने एक चीज़ देखी, वो क्या करता है, वो खाना खाता है, वो टहलता है, वो सोता है, वो जो है खुशी और गम को महसूस करता है, उसकी बीवी बच्चे भी है, उसका ख़ानदान भी चल रहा है, वो मकान भी बनाया है। मैं पूछूं भाई कौन है वो मशीन है कि इंसान, तो आप क्या कहोगे, इंसान है। मैंने इतनी प्रॉपर्टी बता दी कि वो इंसान की प्रॉपर्टी होती। वैसे ही कहा गया कि एक वेव है, एक चीज़ है जिसमें कि इंटरफेरेंस है। क्या है, इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन की, तीसरी प्रॉपर्टी है पोलराइजेशन की। तो कहा गया भाई ये अगर प्रॉपर्टी कोई रखता है तो बताओ कौन है, वो पार्टिकल है कि वेव है, वो वेव है। अगर ये प्रॉपर्टी कोई रखता है तो वो क्या है, वो वेव है, ठीक है। जैसे चांद पर वो प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी वो रखता है तो वो क्या है, वो इंसान है। अच्छा वही क्या हुआ, मैं चला आया और फिर वासिक सर चले गए वहाँ। वासिक सर जब आए तो वहाँ से वो बताने लगे कि मैंने एक चीज़ देखा है, वो क्या करता है, वो चुपचाप रहता है, उसे जितना कहो उतना करता है, जब रुक जाओ तो रुक जाता है, न खाता है, न पीता है, न सोता है, न बीवी बच्चे हैं, न ख़ानदान है, कुछ नहीं करता। जो आप उसको डायरेक्शन देंगे, जो ऑर्डर करेंगे वो करेगा। और सेल लगाओ तो चलता है, सेल न लगाओ तो नहीं चलता। तो बताओ वो इंसान है कि मशीन, वो मशीन है। हालांकि था वही, मैंने जब देखा तो वैसे दिखा, वासिक सर ने जब देखा तो वैसे दिखा। तो वही बात है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि वो पैकेट के फॉर्म में है, और पैकेट के एक पैकेट की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है, और वो डिस्क्रीट है। क्या है भाई, डिस्क्रीट है, लगातार नहीं है। तब इन्होंने कहा कि भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कहा ये तो वो उसकी है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की। अच्छा एक आदमी पहले से वहाँ बैठा हुआ था,
उसने कहा कि जो पहले वाले लोग आए थे उन्होंने भी इसी को देखा था, और जो दूसरे वाले आदमी आए थे उन्होंने भी इसी को देखा था। ये क्या है? ये बहरूपिया है, ये वही शक्तिमान है और वही गंगाधर है। डुअल नेचर रखता है, भेष बदल लेता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? यही दोनों प्रॉपर्टी कौन शो कर रहा है? लाइट शो कर रहा है। कौन शो कर रहा है भाई? लाइट शो कर रहा है। कौन शो कर रहा? लाइट। लाइट भी ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लाइट ये भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो यहाँ से एनालिसिस निकल करके आया कि फोटो वो जो है लाइट डुअल नेचर शो करता है। क्लियर? समझ में आया? एकदम समझ में आ गया ना? हम प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कहते हैं कि डुअल नेचर है। अब आते हैं हमें जो पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, क्योंकि इसी से तो पहचान बनी इसकी, और ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था। हुआ क्या? दो साइंटिस्ट हुए, हॉलवर्ड एंड लिनार्ड्स। उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। हॉलवर्ड ने पहले क्या किया? जिंक की प्लेट ली और उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेट उस पर उन्होंने क्या देखा कि कुछ एल्यूमिनेट हो रही, कुछ चीज़ें एल्यूमिनेट्स, है ना। ये थोड़ा सा उनका ऑब्जर्वेशन था। उसी ऑब्जर्वेशन को इसने आगे बढ़ाया लिनार्ड्स ने। उसने एक सेटअप किया। देखो सेटअप को देखो, ये एक सेटअप किया। उसमें यहाँ पर इन्होंने ले लिया कैथोड। ये सी क्या है? ये कैथोड है। और ये जो प्लेट है ए वाला, ये क्या है? एनोड। ध्यान देना, ये कैथोड और ये एनोड। इसको एक सर्किट से कंप्लीट कर दिया, बैटरी लगा दिया। लेकिन ये सर्किट कंप्लीट नहीं किया, ये गैप रखे रखा उन्होंने। अब यहाँ से जब बैटरी कनेक्ट किया तो देखा भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही। ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अल्ट्रा वायलेट लाइट गिराया इस पर। किस पर? कैथोड पर। तो जब कैथोड पर अल्ट्रा वायलेट लाइट आनी स्टार्ट हुई तो क्या हुआ? कुछ देर के लिए इनको जैसे ही स्टार्ट किया तो यहाँ पर इनको रीडिंग मिलना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर माइक्रो एम्पियर में बहुत थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन मिला। तो कहा कि अच्छा, इसका मतलब यहाँ से जब हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इसका तो मतलब ये हुआ, क्योंकि सर्किट तो इनकम्प्लीट था, और सर्किट कंप्लीट होने का मतलब कुछ चीज़ें यहाँ से यहाँ कनेक्ट हुई, कोई चीज़ तो कनेक्ट हुई। अब देखने में तो कुछ कनेक्ट हो नहीं रहा था, देखने में कुछ नहीं दिख रहा था। दो प्लेट थी, एक कैथोड की दूसरी एनोड की, और ऑब्जर्वेशन में नेक डाई से कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशन में करंट मिल रहा था। अब क्या किया उन्होंने कुछ एनालिसिस किया इसी से। एक एनालिसिस तो ये कर दिया कि भाई देखो, यहाँ मैंने प्लेट लगाई है एनोड की, और एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। जाहिर सी बात है, कोई भी यहाँ से पार्टिकल निकल रहा हो और यहाँ तक पहुँच पा रहा हो आसानी से, बिना धक्का मुक्की किए, बिना जोर लगाए, इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज निकल रहा होता तो वो तो जाता ही नहीं, पहुँच ही नहीं पाता। क्लियर? क्योंकि हमने नेगेटिव चार्ज से ही इसको तो कनेक्ट किया है बैटरी सर्किट से। देखिए, नेगेटिव से, तो इस कैथोड को हमने, कैथोड तभी तो कहा कि नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल के यहाँ पहुँच रहा। और एक बात बता दूँ, जब ये ऑब्जर्वेशन होता तो इलेक्ट्रॉन की खोज भी नहीं हुई थी। जे थॉमसन ने इस इलेक्ट्रॉन की खोज कुछ दिन बाद की, कुछ ही वक्त बाद। मतलब ये ऑब्जर्वेशन चल रहा था और खोज हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई ना, तब कहा गया कि अच्छा भाई, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन ही निकल के जा रहा है। बात समझ में आई? मतलब ये ऑब्जर्वेशन चल रहा था, लेकिन अभी स्टार्ट में इनको ये नहीं पता चला था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। उन्होंने कहा कि भाई कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो ट्रैवल करके यहाँ पहुँच रहा। लेकिन वो उसी दौरान ही क्या हुआ, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया और फ़ौरन कह दिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी। अब देखो यहाँ पर ये जो कहा गया व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी एल्यूमिनेट्स ए मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, द फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी फिनोमेना का क्या गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो करंट हमें मिलता है इस फिनोमेना से, उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद कुछ और चीज़ें समझते हैं। सो अभी हम लोगों ने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को जाना था, है ना। और फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में जब हम एनोड पर अल्ट्रा वायलेट रेज़ को इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट्स होता है, कैथोड तक पहुँचता है।
उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जो करंट हमें उस सर्किट में मिलता है उसे फोटो करंट कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। तो अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कैसे वेरी करता है? तो 3 चीज़ों के वेरिएशन यहाँ पर चेक किया गया है। पहला जो वेरिएशन है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये जो लाइट आ रही थी अल्ट्रा वायलेट लाइट, उसकी इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाएं या घटाएं तो उसकी वहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहली बात तो ये समझिएगा, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं और इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देख रहे हैं तो उस वक्त 2 जो वेरिएबल्स हैं, एक है पोटेंशियल, जो हमने एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल लगाया था बैटरी, उसको कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। इन 2 चीज़ों को कांस्टेंट रख करके तीसरा वेरिएशन कर रहे हैं किसकी, इंटेंसिटी की। अब ये बात समझिए कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज आई उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने का मतलब क्या होगा, उसकी मीनिंग क्या हुआ। इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड इंक्रीज़ हो गया। क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकेंड इंक्रीज़ हुआ। पहले मान लो 1 सेकेंड में 500 फोटॉन गिरते थे, अब 1 सेकेंड में 600 गिरने लगे। तो जाहिर से बात है नंबर ऑफ एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद h इलेक्ट्रो एनर्जी होती है। तो जब क्या होगा कि इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगा तो उस वक्त जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इंक्रीज़ होगा ड्रास्टिकली, एकदम लीनियरली इंक्रीज़ करता रहता है। ये इसका इफेक्ट है। क्यों होता है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर। दूसरा समझ लीजिए, दूसरा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का। अब हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को नहीं बल्कि पोटेंशियल को वेरी करा रहे हैं। अब जब पोटेंशियल इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, देखो जब पोटेंशियल V इंक्रीज़ करेंगे ना तो धीरे धीरे उसका क्या होगा, करंट इंक्रीज़ होगा। लेकिन एक सैचुरेशन लिमिट तक करंट इंक्रीज़ होता है, एक सैचुरेशन लिमिट आती है, उसके बाद करंट इंक्रीज़ नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए शो किया गया है, यहाँ पर एनोड पोटेंशियल दिया गया है और ये है रिटार्डिंग पोटेंशियल। अभी मैं समझाऊंगा ये क्या है रिटार्डिंग पोटेंशियल। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा है तो करंट देखिए इंक्रीज़ किया, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के जाने के बाद हॉरिजॉन्टल हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये जब हॉरिजॉन्टल हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उस करंट को कहते हैं सैचुरेशन करंट। क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। क्या कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल till a stage is reached when the photoelectric current becomes maximum and does not increase further with the increase in the accelerated। अब वो फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा पोटेंशियल। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। क्या कहते हैं भाई, सैचुरेशन। ये जो करंट है ये क्या कहलाता है, सैचुरेशन। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 इंटेंसिटी को अलग अलग लिया, क्यों, जाहिर से बात है जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो करंट तो बढ़ ही रहा। समझ में आ रही है बात। देखो एक काम करो, ऐसा करते हैं, आप आधा गिलास पानी लीजिए और उसमें चीनी मिलाइए, शक्कर, चीनी, शुगर, और उसे घोलिए, घोलते रहिए। एक लिमिट आएगा कि फिर घुलना बंद हो जाएगा, और शक्कर मिलाइए, और शुगर मिलाइए, और शुगर मिलाइए। एक लिमिट आता है घुलना बंद हो जाएगा, उसे कहते हैं सैचुरेशन लिमिट। क्या कहते हैं। अब अगर फर्दर आपको और शुगर मिला करके उसे घुलना है, सॉल्वेंट बनाना है, सोल्यूबल करना है, तो क्या करना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दीजिए, उसे हीट दे दीजिए, वही काम है। सैचुरेशन लिमिट पहुंच गई, अब आप चाहते हैं कि और इंटेंसिटी वो करंट आ जाए, तो क्या करो, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो। तो क्या करेगा, देखिए इंटेंसिटी बढ़ते ही I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1। जब ये 3 चीज़ें, जिसका इंटेंसिटी जाता है, देखिए करंट उसका ज़्यादा है कि नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखिए इसका ज़्यादा है, इससे उसका कम है, उससे इसका कम है। I3 की इंटेंसिटी ज़्यादा, उसका करंट ज़्यादा। I2 की इंटेंसिटी उससे कम, उससे करंट कम। I1 की इंटेंसिटी उससे कम, उससे करंट कम। तो ये वो क्या है, ये समझिए कि वो जो शुगर में जो हम हीट कर रहे थे, ये वो चीज़ है इंटेंसिटी बढ़ाना। और सैचुरेशन लिमिट कब कैसे पहुँच गया, पोटेंशियल इंक्रीज़ करते करते क्या हुआ, ये यहाँ तक पोटेंशियल सैचुरेट हो गया। अब इसके बाद उसमें चीनी नहीं घुल रही, अब आपको चीनी घोलना है तो क्या करो भाई, इंटेंसिटी बढ़ा दो। क्लियर। अब आइए दूसरा, थोड़ा बैकवर्ड में समझते हैं। हमने 2 पोल लिए थे, एक कैथोड एक एनोड, ठीक है। कैथोड को नेगेटिव बैटरी से जोड़ा था और एनोड को पॉजिटिव। ये कैथोड वाले पोटेंशियल को इस वक्त क्या करो ना, उसको नेगेटिव चार्ज दे दो। क्या करो, द वैल्यू ऑफ द रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम 0।
ये जो पोटेंशियल था ना, इसको उल्टा पोटेंशियल दो, नेगेटिव पोटेंशियल दे दो, जिसको पॉजिटिव दिया था उसको नेगेटिव दे दो, तो क्या होगा, करंट डिक्रीज़ करने लगेगा। करंट डिक्रीज़ करते 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 ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे नहीं डिक्रीज़ करेगा। या रिटार्डिंग पे है ना, नेगेटिव पोटेंशियल दिया था। उस वक्त जिस पोटेंशियल पर करंट ज़ीरो हो जाए उस पोटेंशियल कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल पर करंट ज़ीरो हो जाए उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वो पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं था, मैंने कहा ना, हम प्लेट को जिसको पॉजिटिव दिए थे उसको नेगेटिव कर दो। अब करंट धीरे धीरे ज़ीरो हो जाएगा, करंट धीरे धीरे ज़ीरो हो गया। द वैल्यू ऑफ द रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स ज़ीरो इज कॉल्ड कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, यानी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा गया है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तीसरा एक और वेरिएबल है, वो भी पढ़ाते हैं, नोट कर लीजिए इसको, अभी नहीं इसके आगे। हाँ, सो थर्ड इफेक्ट पढ़ना है हमें। हमने पहला इफेक्ट क्या पढ़ा, इंटेंसिटी का। दूसरा इफेक्ट पढ़ा किसका, पोटेंशियल का। और तीसरा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बात याद रखिए, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहे हैं। पहला जो दो इफेक्ट पढ़ा था वो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ क्या पढ़ा था, पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। क्यों भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल से ही तो रिलेटेड करंट है। जैसे जैसे आप पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं वैसे वैसे करंट वेरी कर रहा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पोटेंशियल से दिखा दें तो इनडायरेक्टली हम क्या फ्रीक्वेंसी का रिलेशन करंट से दिखा देंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो ये जो पोटेंशियल है वो लीनियरली वेरी करता है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो क्या करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा। आगे देखिए, देयर एग्जिस्ट ए सर्टन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। जो ग्राफ हमारे पास था, समझो वो ग्राफ था, उस ग्राफ में ये ऐसे करके तो आया था, यहाँ ज़ीरो था ना पोटेंशियल, यहाँ ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो था। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर करंट कितना है, ज़ीरो। ये करंट का ग्राफ है, ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आप देखिए इस पर क्या है, करंट ज़ीरो है, यानी जब पोटेंशियल ज़ीरो होगा तो करंट कितना होगा, ज़ीरो। अब आ जाओ यहीं पर देखो, देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ, एक कोई ऐसा कट ऑफ है फ्रीक्वेंसी का फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। फ्रीक्वेंसी की एक सर्टेन वैल्यू है जिस पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या हो जा रहा है, ज़ीरो। यानी मैं कह दूं कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जिस पर करंट ज़ीरो हो जा रहा, तो सही तो बात है। जिस पर पोटेंशियल ज़ीरो हुआ, क्या उस पर करंट ज़ीरो हुआ? मैं कह रहा हूँ एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पर पोटेंशियल ज़ीरो है। तो क्या आप इसका दूसरा मतलब निकाल सकते हैं कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पर करंट ज़ीरो है? सही बात है, वो फ्रीक्वेंसी ही कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर, समझ में आया? थ्रेशोल्ड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स। जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन एनोड से कैथोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ स्टॉप हो गया तो करंट फ्लो होना स्टॉप हो गया। करंट फ्लो होना स्टॉप हो गया, इसका मतलब वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर है। वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर है, क्योंकि उस वक्त करंट ज़ीरो है। उस वक्त जब स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो है, करंट ज़ीरो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा, उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, लाइट की, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर, समझ में आ गया? वो एकदम समझ में आ गया, एकदम एग्जैक्ट। अब आते हैं अपने सबसे बड़े रेवोल्यूशन पर, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या है, ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन माना जाता है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आइंस्टाइन की है। इसको समझिए, ठीक है। अच्छा, हमने अभी तक एक चीज़ सीखा है ना, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है भाई, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू
एग्जैक्ट मेटल सरफेस, किसी मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो कम से कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो वर्क फंक्शन है। इसमें आइंस्टाइन ने एक बात जोड़ दी, उन्होंने कहा देखो ये बात तो है, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल का इंटरेक्शन है फोटो इलेक्ट्रिक। कौन कौन से पार्टिकल? एक फोटोन आ रहा है, ये पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे बैठा वो पार्टिकल। किसी नेता को एक पार्टी से दूसरी पार्टी मिलने जाना हो तो उससे कोई मिलने तो जाएगा ना, तोड़ने वाला भी तो नेता होता है, वही जाके दूसरी पार्टी में दूसरे नेता से मिलता है। तो ये जो गया ये फोटोन, और जिसको बाहर निकाला गया वो इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों का जब मिलन होगा, मुलाकात होगी, बात होगी, तभी तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। अब वो एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे कैसे हो सकता है बताया था मैंने, 3 मेथड। अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, कैश दे दिया, बीवी के नाम प्लॉट लिखवा दिया, ठीक है, वो अलग अलग मेथड थे थर्मोआयनिक वाले। तो ये कहते हैं कि भाई ये दोनों लोगों का मिलन है, मिलेंगे तभी होगा ट्रांसफ़र, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जो मिनिमम एनर्जी है वो वर्क फंक्शन है, ये बात कहेगी। अब उन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी आप उसे देते हैं ना, वो एक जगह इस्तेमाल नहीं होती, एक काम में इस्तेमाल नहीं होती। सिर्फ इस काम में इस्तेमाल नहीं हो रही कि जो है उसे वर्क फंक्शन मिल गया, नहीं। आप गए बाइक स्टैंड पेट्रोल पंप पर, आपने तेल भराया, तो जो तेल भराया, ऑयल फिल किया टैंक में, वो 2 जगह इस्तेमाल हो रहा है। एक गाड़ी को स्टार्ट करने में और दूसरा फिर एक्सेलरेट करने में। एक गाड़ी को स्टार्ट करने में और दूसरा एक्सेलरेट करने में। तो यही बात उन्होंने कही कि ये जो हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी h न्यू जो फोटोन से आई ऑफ द इंसिडेंट फोटोन यूज, वो 2 जगह यूज़ हुआ। एक तो वर्क फंक्शन, यानी कि उस मेटल को सरफेस से बाहर निकालने में, यानी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब जब बाहर निकल गया तो चलेगा भी, गाड़ी स्टार्ट होगी तो चलेगी। अब उसे जब चलाओगे तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ना, जो फोटोन लेके आया था, उसका एक पार्ट तो यहाँ यूज़ हो गया और दूसरा पार्ट कहाँ यूज़ होगा? इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी को इम्प्रूव करने में, ½ mv², वी मैक्सिमम। क्लियर, समझ में आया? अरे ऐसे समझ लो, पतंग उड़ाना है तो एक आदमी झटका देता है, वो क्या हो गया? वर्क फंक्शन हो गया। उसके बाद ऊपर उड़ा रहे हैं तो वो इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। 2 जगह इस्तेमाल कर लिया गया, वही लिख दिया गया। एनर्जी कंजर्वेशन से एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो एनर्जी ले करके आया, उसने 2 जगह इस्तेमाल किया। एक तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया और दूसरा वर्क फंक्शन में। अब देखो इसकी वैल्यू रख दो, जो लेके आए थे कितना था भाई? h न्यू, काइनेटिक एनर्जी k मैक्स लिख दिया, प्लस वर्क फंक्शन। अच्छा, इसका फॉर्मूला के जो अब यहाँ पर मैं k मैक्स निकालूँ, k मैक्स वो क्या हो सकता है? h न्यू माइनस वर्क फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ समझो ज़रा, अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो तो क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं if the incident photon have threshold frequency, क्या हो जाएगा? k max इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट हो जाएगा, जहाँ पर फंक्शन क्या है? h न्यू नॉट। h न्यू नॉट किसको कह रहे हैं? न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ा ध्यान दो, कुछ चीज़ें ध्यान देना। ये वो एनर्जी है जो फोटोन लेके आया, ये वो एनर्जी है जो उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से हमने h न्यू माइनस h न्यू नॉट कर दिया। अच्छा, ये जो अगर ये जो एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाए, क्या हो जाए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या ऐसा कहो, नहीं ऐसे मत कहो, ऐसे कहो h न्यू नॉट, है ना, h न्यू कहो। ये जो क्या कहना चाह रहा था मैं, न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट। चलो ध्यान दो ज़रा, अब ध्यान देना। खो जाते हैं ना, काहे खो रही है? हाँ,
ये कंडीशन तो नॉर्मल वाली है, फोटोन आ रहा है, उसके पास इतनी एनर्जी है और इतना वर्क फंक्शन लग रहा है बाहर निकालने में। अगर ये जो एनर्जी आ रही थी ना, जो फोटोन आ रहा था, उसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, या फिर वो कहो ऐसे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन हो बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टॉप्स, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना बंद हो गया। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना बंद हो गया। बाहर निकलने बंद होने का मतलब क्या? न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट हो जाएगा। जो एनर्जी मिल रही है, एक बात बताओ, गाड़ी लेकर गए, तेल नहीं था, एकदम खाली था, पेट्रोल पंप पे ले गए, उसने 2 बूंद गिरा दिया टंकी में, बाइक स्टार्ट होगी? नहीं होगी ना। उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम दिया, वर्क फंक्शन से कम दिया, वर्क फंक्शन से कम दिया। उसको चाहिए कम से कम भाई 100 ml तेल दो, उसने 2 बूंद गिरा दिए। क्या ये चलेगी बाइक? नहीं चलेगी। जब नहीं चलेगी तो एक बात बताओ, अगर मैं न्यू यहाँ पर, तो के मैक्स जो आएगा, क्या वो नेगेटिव आ जाएगा? एच कॉमन ले लोगे तो न्यू अगर कम हो, न्यू नोट ज़्यादा हो, तो के नेगेटिव आ जाएगा, और ये होता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। यही बात तो समझाना चाह रहा था मैं। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर आप क्या करेंगे? इंसिडेंट रेडिएशन गिराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। नहीं निकले तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सीधी बात एकदम। यही पर आ जाओ, अगर न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट, न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो क्या ये पॉजिटिव आएगा? आएगा। पॉजिटिव आएगा तो के मैक्स पॉजिटिव आएगा। अब ये तो वही बात होगी भाई, उसे 100 ml तेल की ज़रूरत थी स्टार्ट होने के लिए, उसने 2 लीटर भर दिया, तो 100 ml में स्टार्ट किया उसने, और बाकी तेल से इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी गाड़ी दौड़ा दी उसने, काइनेटिक एनर्जी आ गई उसके पास, पॉजिटिव आएगा। तब क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा पॉजिटिव। क्लियर? तो आइंस्टाइन ने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया जी, कि इन्होंने कहा कि जो एनर्जी आ रही है वो 2 जगह इस्तेमाल हो रही है, एक वर्क फंक्शन में, दूसरा इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी में। सिंपल सी लॉजिक। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल लगाने हम लोग को।